नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी, साथ ही देश भर के मंडियों के साथ मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज कुछ बड़ी खबरें क्या हैं। गोल्ड की अगर बात करें, जो निचले स्तरों पर वापस से यहां पर गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी लौट रही है। हल्की तेजी के साथ आज एमसीएक्स पर भाव 50,650 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो यहां पर 300 रुपए के आसपास की मजबूती है। चांदी 57,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ब्रेंट क्रूड $100 के भी नीचे फिसल गया था। 25 अप्रैल के बाद ये लेवल देखने को मिला था ब्रेंट क्रूड में, लेकिन आज $101 के ऊपर आ चुका है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एमसीएक्स पर 440 रुपए के आसपास है। महीने भर में 37% तक दाम कम हो चुके हैं। 725 रुपए का लेवल हमने देखा था एमसीएक्स पर, वहां से अब 440 के आसपास आ चुका है। कॉपर निचले स्तरों पर आज खरीदारी दिख रही है। 1.25% के आसपास की तेजी कॉपर में है, जिंक में 1.5% की तेजी है। तो तमाम मेटल में निचले स्तरों पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। एग्री मार्केट की अब बात कर लेते तो एग्री मार्केट में रेंज में कारोबार मेहनता का हो रहा है। हालांकि उत्पादन के जो नंबर है, जो अनुमान है, वो कम है। यहाँ पर 1,025 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर मेहनता कारोबार कर रहा है। कॉटन गुजरात में कम बुआई से यहाँ पर कॉटन की कीमतों को तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। और पंजाब के बठिंडा से ये भी खबर आ रही है कि पिंक वॉलवॉर्म से वहां पर फसलों को नुकसान हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है। आज एमसीएक्स पर 41,300 के आसपास। हल्दी की बात करें, पर्याप्त स्टॉक है, 7,900 के आसपास हल्दी का वायदा एनसीडीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। धनिया का वायदा आधे % की तेजी के साथ 12,000 के ऊपर वापस से आ गया है और जीरा 22,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो कुछ बड़ी खबरें आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर कल तेज गिरावट दिखी। तो पिछले 2 दिनों में 10 से 11% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। महीने भर में अगर बात करें तो 17% तक की गिरावट हम क्रूड में देख चुके हैं। लेकिन आज हल्की रिकवरी की यहाँ पर कोशिश है। $101 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सर, नरेंद्र तनेजा जी से बात होगी। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल की जो ये तेजी है, कहां तक ये तेजी ये आज क्या टिकाऊ आपको लग रही है, या वापस से कच्चा तेल शाम के सत्र में वापस से कमजोर होगा? विष्णुमोहन जी, जहां तक कच्चे तेल की बात है तो अब यहाँ पे सेंटीमेंट जो है थोड़े बदलते हुए नजर आए हैं। हमने देखा है कि यहाँ डॉलर इंडेक्स में लगातार जो है बढ़त देखने को मिल रही है और वहां ईयर्स के हाई पे कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यूरोप में जो है रिसेशन का खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है और यूरो में तेज गिरावट जो है इस सप्ताह देखने को मिली है और अब हम यहाँ 1.02 यूरो को डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्लोबल मंदी की चिंता है वो फिर दिखाई दे रही है और कल यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से भी अपने मीटिंग मिनट्स में कहा गया है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो हॉकिश इंस्टेंस है फेड का वो जारी रहेगा और बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से भी जो है मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ देखने को मिलेगी। तो कच्चे तेल की जो तेजी है ये टिकाऊ नहीं लगती। मेरा मानना है कि WTI में $102 अब यहाँ मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे और वो लेवल के आसपास फिर यहाँ पे बिकवाली जो है देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में 8,000 8,050 के स्तर पर यहाँ जो है दबाव देखने को मिलेगा। तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ बनाकर चलना चाहिए। अगर 8,000 के आसपास जो है आती है तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि फिर एक बार 75-50 तक के स्तर भी जो एमसीएक्स पर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। 8,220 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बढ़त में 8,000 से 8,050 के दायरे में बिकवाली की जा सकती है। सर, नरेंद्र तनेजा जी भी हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सर, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में काफी गिरावट पिछले 2 दिनों में दिखी, लेकिन आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। क्या ऐसे कुछ ट्रिगर ऐसे हैं कि भाव यहां से और कम हो सकते हैं क्या? देखिए, अभी 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण आप जो है देख रहे हैं कि तेल की कीमत थोड़ा नीचे की तरफ जाती दिख रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि तेल बाजार में एक ऐसी आशंका बन रही है कि शायद यूरोप और अमेरिका में एक भारी मंदी आने वाली है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मंदी तो आएगी लेकिन वो हल्की मंदी होगी, शैलो रिसेशन होगा, वो बड़ी मंदी नहीं होगी। लेकिन तेल जगत में कुछ लोगों का लग रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने जो डिमांड के प्रोजेक्शंस उनको नजर आ रहे हैं यूरोप और अमेरिका से, कनाडा से आने वाले 4 महीने में, वो उससे वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं। उनको लगता है ये मंदी की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो सऊदी अरब जाने वाले हैं
और उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा वो यही है कि सऊदी अरब पर वो दबाव डालेंगे कि अपना तेल का उत्पादन बढ़ाइए। सऊदी अरब भी बढ़ाए और ओपेक के जो अन्य देश हैं, खासतौर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो इराक, ये उत्पादन बढ़ाएं, जिससे जो रूस के पर प्रतिबंध लगे हैं उससे जो कमी तेल की आ रही है उसकी आपूर्ति हो सके और कीमतें बेकाबू ना हो। और इसलिए सऊदी अरब ने जो है उस थोड़ा सा उत्पादन पीछे से बढ़ाया है और कहीं ना कहीं बाजार जो आज जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कीमत नीचे आ रही है, उसमें पीछे से सऊदी अरब की एक भूमिका है। वो अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ के अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो उनका सम्मान करते हैं, जिस एजेंडा से आ रहे हैं उन्होंने पहले ही तेल की कीमतों को जो है दबाव में लाना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ में ये भी वो अमेरिका को दे रहे हैं कि तेल की कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी मचा हुआ है, ये सऊदी अरब कर सकता है। तो वो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि हम आपकी बात समझते हैं और सम्मान, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ताकत। तो ये खेल चल रहा है। तो इसको लेकर के अभी एकदम किस नतीजे पर पहुंच जाना कि आने वाले दिनों में तेल कोई $60 हो जाएगा, $70 हो जाएगा, वो गलत होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिटी बैंक का भी जो असेसमेंट आया है मुझे समझ में नहीं आता उसका आधार क्या है, लेकिन ये इतना जरूर है कि जो अभी आप आने वाले समय के अंदर इमीडिएट फ्यूचर, उसमें $95 से लेकर के और $115 का बैंड आप देखेंगे, इसी के आसपास घूमेंगे। हो सकता है कभी 95 से नीचे चला जाए और हो सकता है कभी 115 से ऊपर चला जाए, लेकिन औसत बैंड जो एवरेज बैंड आने वाले 2-3 महीने में, अगर यूक्रेन सिचुएशन बेकाबू नहीं होती है तो फिर जो है आपको ये नजर आना चाहिए कि एवरेज बैंड $95 से लेकर के 115 ब्रेंट का, और उसी अनुपात में बाकी जो है वो और यूराल है, ओमान है, या आप WTI वगैरह की कीमतों में भी देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कुछ अभी हो रहा है इसके पीछे तेल का खेल ज्यादा है, और जो रिसेशन को लेकर एंग्जाइटी है वो एक फैक्टर है, लेकिन तेल का खेल पीछे चल रहा है। इसमें सऊदी अरब प्रमुख भूमिका निभा रहा है और कुछ और देश उसमें शामिल है। हालांकि एक बात इन्होंने साफ कर दी तनेजा साहब ने कि $95 से $115 का ही रेंज रहेगा। जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, जैसे सिटी 65 के टारगेट नीचे में दे रही हैं मंदी की आशंका बढ़ने से, और JP मॉर्गन का तो $380 तक का भी टारगेट अगर रूस से सप्लाई पूरी तरह से बंद होती है। तो इस तरह की अटकलें हैं, लेकिन बाजार में जो मौजूदा हालात है उसमें यही लग रहा है कि $95 से $115 के आसपास में क्रूड घूमेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब टेक्निकली भाविक आपको कैसा लग रहा है? MCX क्रूड 7,800 के आसपास बेहद करीब कारोबार कर रहा है। इन लेवल्स पर आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को, और कोई ऑप्शंस की रणनीति है क्या आज क्रूड में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है कि आई थिंक सेल ऑन राइज की रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है कि और टेक्निकली जो सपोर्ट है वो क्रूड का ब्रेक पे दिया है 8200 का MCX का, और अभी भी आई थिंक जब तक 8200 के ऊपर नहीं जाता तब तक एटलीस्ट दबाव रहेगा। मे बी नीचे 7600 से 7550 तक भी रहेगा। तो इंट्राडे अगर पर्सपेक्टिव मुझे शॉर्ट करना है तो अराउंड 7950 के करीब मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 8050 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे मेरा टारगेट रहेगा नीचे का 7700 का। ये बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए मनोज जी? काफ़ी टूट चुका है, 440 के आसपास आ चुका है, हल्की तेजी आज भले ही दिख रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? नेचुरल गैस में अगर टेक्निकली बात करें विश्व मोहन जी, तो यहाँ 5.40 जो डॉलर का लेवल है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देता है। वहीं हमने देखा है कि यहाँ पे यूरोप में और यूके में जो गैस के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि रशियन सप्लाई अभी पे टाइट है, तो उसके चलते कीमतें ऊपरी लेवल्स पर बनी हुई है। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पर कीमतों में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 432 के स्तर अगर मिले तो वहां बाय कर सकते हैं 422 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 450 तक के स्तर यहाँ फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। 422 से 455 एक ये दायरा जो है नेचुरल गैस के लिए अगले 1 से 2 सेशन में रह सकता है। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट के बाद अब यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। गोल्ड की बात करें तो MCX पर देखिए 50,600 के आसपास गोल्ड आ चुका है, और चांदी 56,900 के आसपास कारोबार कर रही है। भाविक क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में यहां से तेजी दिख रही है क्या? अब काफी गिर गया है, क्या खरीदारी के लिए सही लेवल है ये? विश्व मोहन जी, अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी वीकनेस और बढ़ी रहेगी। गोल्ड की अगर बात करें तो 1786 का जो अच्छा सपोर्ट था वो उसने ब्रेक कर दिया, और उसकी वजह से हमने देखा है कि काफी सारे जो लॉन्ग वो अनवाइंड हो गए और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड हो चुकी है।
हालांकि 1730 टू 1730 का एक अच्छा सपोर्ट था कि जहां से सपोर्ट लिया 1746 के करीब अभी चल रहा है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी जब तक 1786 के ऊपर जाएगा तब तक बुल्स कंट्रोल में रहेंगे। यूएसडी अगर देखें तो 20 साल के हाई के ऊपर है, और फेड का भी अभी रीट्रेट वही कर रहे हैं कि वो लोग पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करेंगे, और जब तक वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करते तब तक एग्रेसिवली रेट हाइक्स करेंगे, जो गोल्ड के लिए थोड़ा नेगेटिव है। आई थिंक मुझे अभी भी लग रहा है कि गोल्ड अराउंड वापस 1730 1725 के करीब आ सकता है, वहां पे थोड़ा सपोर्ट लेके मे भी कंसोलिडेट कर सकता है। और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी अभी भी मुझे लग रहा है कि जब तक 51,200 के ऊपर जाता नहीं है तब तक बिकवाली में रहना चाहिए। तो इंट्राडे अराउंड 50,800 के करीब मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, 51,200 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट रहेगा 50,400 का। और चांदी की बात करें तो चांदी काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखें तो 2 साल के हाई के ऊपर है। मतलब गोल्ड अभी भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है, पर चांदी जरा भी परफॉर्म नहीं कर रही है। आई थिंक इंडस्ट्रियल मेटल है, और हम देख रहे हैं कि रिसेशन का फियर्स है, तो उसकी वजह से काफी बेस मेटल्स में डिमांड कम हो सकती है। वो फियर है, तो उसकी वजह से भी चांदी के प्राइसेस लगातार लो पे लो बन रहे हैं। आई थिंक 20.76 जो कॉमेक्स का लेवल है, अगर वो उसके ऊपर आता है तो आई थिंक सस्टेन हो सकता है। जब तक 20.76 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट 1850 से $18 तक चांदी हम दिख सकते हैं। इंट्राडे चांदी में भी मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 57,500 के करीब, 56,500 का टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 58,100 का। तो दोनों में इंट्राडे मेरी सेल ऑन राइज की रणनीति ही है। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बेचने की सलाह है, और जो स्टॉप लॉस आपको सलाह दे रहे हैं 58,100 चांदी का, यहाँ पर ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए, मुझे आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की जो गिरावट आई थी, आज रिकवरी की कोशिश आपको लग रही है कि ये टिक पाएगी चांदी या सोना, क्या और क्या करना चाहिए आज के लिए? विष्णु जी, तेजी अभी टिकाऊ नहीं लगती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोना जो है वो $1860 से गिरा है, और हमने कल यहाँ $1735 के नीचे जो है सोने को फिसलते हुए देखा था। टेक्निकली एक $1732 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है सोने में इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं भारतीय बाजारों में भी 50,500 के आसपास सपोर्ट है, और कल वहीं से हमने एक बार जो है सपोर्ट लेते हुए देखा था। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से इंट्राडे में आज यहाँ 50,500 के स्तर मिले तो बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 50,850 तक के स्तर जो है वो संभावित हैं। 50,330 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चांदी में यहाँ पे 57,500 700 यहाँ रेजिस्टेंस रहेंगे, तो 56,500 से 57,500 600 के दायरे में ट्रेड रह सकता है। चांदी में अभी यहाँ पे कोई ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन गोल्ड में यहाँ पे थोड़ा डीप में बाय कर सकते हैं आज इंट्राडे के लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि बेस मेटल्स में जो कल शाम से रिकवरी दिख रही है, मनोज जी, बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? इस तरह की रिकवरी आपको लग रही टिकाऊ, जिस तरह के ग्लोबल हालात है रिसेशन के, तो बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक क्या है? बेस मेटल्स में भी यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है। स्पेशली अगर हम कॉपर की बात करें तो हम यहाँ कीमतों को कल $7,500 प्रति मेट्रिक टन के भी नीचे फिसलते हुए देखा था एलईएमए पे। और अभी जिस तरह से यहाँ पे यूरोप में जो है लगातार बिकवाली देखने को मिली है यूरो के अंदर, और जो रिसेशन के हालात बने हुए हैं, तो उस लिहाज से अभी यहाँ पे कोई बड़ी जो है तेजी की गुंजाइश बेस मेटल्स में नहीं लगती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो बेस मेटल पे कि वो थोड़ा ओवरसोल्ड है। इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ठीक लगता है 210 के स्तर पे। 214 तक के लक्ष्य के लिए एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं, 207 का 80 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। चलिए, अब हमारे साथ सुधाकर देसाई साहब हैं, आईबीपीए के प्रेसिडेंट है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और खाने के तेल को लेकर जिस तरह से कल बैठक हुई आप लोगों की, सभी पार्टिसिपेंट्स की, और सरकार ने कहा है कि यहाँ से 10 से 15% और गुंजाइश है दाम कम करने की, तो एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आपके मेंबर सर आने वाले हफ्ते में क्या दाम कम करने वाले हैं रिटेल जो ग्राहक है उनके लिए? हाँ जी, प्राइस गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुआ आईवीपी के साथ, और ये डेफिनेट है कि आज के जो मार्केट है एडिबल ऑयल के, वो मैं देख रहा था प्राइस स्टेबल लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के लेवल पे आ गया मोस्टली ऑल ऑयल्स एक्सेप्ट प्रोबेबली सनफ्लावर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि उसका
डिसरप्शन तो अभी थोड़ा बहुत है, बट बाकी सब ऑयल्स लास्ट ईयर के लेवल्स पे आ गए हैं. Last week of June, in the month of June, mostly 10 to 12 rupees का प्राइस रिडक्शन हो गया. अभी इस हफ्ता मेरे ख्याल से और 10 to 15 रुपीस का गुंजाइश होगा. So we have advised all the members to keep it in line with the international prices, keep total prices थोड़ा घटा दे. तो ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए अच्छा ही है कि 25 से 30 रुपए एक साल पहले की दाम आ जाएंगे अभी धीरे धीरे. इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली होलसेल प्राइस में या जो फैक्ट्रीज है उनकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइसेस है उसमें तो तुरंत आ जाता है 1-2 दिन के अंदर ही. उसका जो इम्पैक्ट रिटेल लेवल में एमआरपी में आने में, क्योंकि पाइपलाइन स्टॉक्स रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसका 2-3 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता मैक्सिमम लगता है इसमें. हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा. और यही वजह है कि मौजूदा जो एवरेज प्राइस है इंडिया का वो देखिए, और महीने भर से अगर हम तुलना करें तो बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर नहीं दिख रही है. लेकिन आने वाले हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर आपको हो सकता है रिटेल के भाव काफ़ी नीचे भी दिख जाए. सर कितनी गिरावट यहाँ से कर सकते हैं? परसेंटेज टर्म में अगर बात करें तो कितनी गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं रिटेल में दिख सकता है आने वाले समय में? परसेंटेज तो इजीली 15% तो गिरेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये तो फ्री इम्पोर्टेबल गुड्स है. एंड जो इंटरनेशनल प्राइसेस का जो रिफ्लेक्शन इंडिया में इमीडिएटली आ ही जाएगा, क्योंकि इधर रिफाइनिंग कैपेसिटी है सब इंडस्ट्रीज के पास. सभी लोग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज तो करना ही चाहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर आएगा. लेकिन एक मिनट के लिए अगर देखें इसमें, इंडोनेशिया का जो बैन की वजह से वहां भी आज सुबह रूमर था कि इंडोनेशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी घटाने वाले हैं, क्योंकि उनका फोकस अभी कंज्यूमर से हटकर फार्मर की तरफ जा रहा है, क्योंकि फार्मर रियलाइजेशन भी करीब 40-45% गिर गया. उनका जो नेट ऑफ ड्यूटीज जो रियलाइजेशन है वो $800-900 पर टन पाम ऑयल फार्मर को जो मिलता था वो कल हो गया $500. तो इसीलिए अगर वो लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर घटाएंगे. और दूसरा चीज ये है कि इंडोनेशिया का जो प्रेशर है वो रिफाइंड ऑयल को ज्यादा एक्सपोर्ट करने में है. वो $100-132 मतलब यहाँ का क्रूड पाम ऑयल से सस्ता वो लोग ओलिन जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुनिया को. तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है डेस्टिनेशन के लिए, इंडिया के लिए, कि ओलिन में ड्यूटी बढ़ा सकते हैं. आज नहीं तो कुछ दिन के बाद ओलिन के ऊपर अगर ड्यूटी लगाएंगे तो यहाँ इंडियन कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस स्टेबल थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट और थोड़ा प्रेशर में आ सकता है इसकी वजह से. कैट जैसी दिक्कतों का, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे भी दिक्कतें कम होंगी और साथ ही घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों को भी इसका फायदा होगा. सर लेकिन अब ये क्या स्टॉक लिमिट या इंपोर्ट ड्यूटी का वक्त सही अब आ गया है क्या? जिस तरह से दाम इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे हैं, तो क्या ये सही वक्त है जो स्टॉक लिमिट का जो फैसला लिया गया था मार्च के महीने में, अब उसे हटा दिया जाना चाहिए और इंपोर्ट ड्यूटी भी अब धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए? हाँ, 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. प्राइजेस इस लेवल पे आ गया है कि जिस लेवल पे इंडिया का पाइपलाइन फिर फिलअप होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में रिस्क के वजह से, इंडोनेशियन बैन खुलने की वजह से इंपोर्ट स्टॉक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल में है वो करीब 15% कम हो गया था, विच इज रिफ्लेक्टिव इन एवरी कंपनी सेल्स ऑल्सो. So this is the time for filling up the pipeline. This is the time to support farmer prices. लेकिन टाइमिंग वाइज ये तो देखिए कोई नहीं बता सकता अभी है या और 2-3 हफ्ते के बाद है, लेकिन प्राइस एक लेवल पे अगर पहुंच जाएगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपए के आसपास अगर प्राइसेस हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया को अपॉर्चुनिटी है ड्यूटीज फिर बढ़ाने का. क्योंकि आईवीपी की तरफ से हम ओरिजिनली भी यही बोलते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब बहुत ही घट जाता है तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ड्यूटी प्रोटेक्शन फार्मर्स को देने के लिए. एंड एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, जो प्राइस ड्रॉप हुआ है ये तो अच्छा ही है, क्योंकि पहले बहुत वर्किंग कैपिटल इसमें लग जाता था. तो अभी सडनली 30-40% वर्किंग कैपिटल नीड्स भी कम हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए, और कंज्यूमर के लिए भी डेफिनेटली ये फायदेमंद चीज है. एंड साथ ही साथ एट सम प्राइस टेबल इंडिया का पॉलिसी भी ड्यूटी तरफ सोचा जा सकता है. और धीरे धीरे जो भी स्टेप्स और भी लिए हैं, जैसे एक्सचेंज को बैन कर दिया था
उसको भी खोल दिया जा सकता है रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, ताकि लोग इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सके। बिल्कुल, मतलब कोई तमाम तरह के सवाल है। हालांकि सबसे बात यह है कि ग्राहकों को इसका फायदा जल्द मिलने वाला और फेस्टिव सीजन से पहले इस तरह के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसानों को अगर बढ़ावा देना है अगर खेती के लिए, तिलहन की खेती के लिए, तो दाम ज़्यादा रखने पड़ेंगे, इसलिए ड्यूटी में भी बढ़ाने का समय जल्द आ सकता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब बात एग्री मार्केट की कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज ग्वार काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून की रफ्तार तेज़ हो रही है उसके बाद से ग्वार की कीमतों पर लगातार कमज़ोरी है। मनोज जी, क्या लग रहा है ग्वार में? ग्वार सीड और ग्वार गम आज भी कमज़ोर है, 5100 के नीचे ग्वार सीड है, ग्वार गम 9500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 1% नीचे। यहाँ पर क्या लग रहा है ग्वार में और कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? ग्वार सीड में भी यहाँ पे कमजोरी और रह सकती है विष्णु मोहन जी, और 4950 4900 ये स्तर ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। 5220 अब यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी 9850 जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे कीमतें लगातार सस्टेन हो रही है। तो यहाँ भी मेरा मानना है कि 9350 तक के स्तर जो है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो अभी दोनों ही कमोडिटी में यहाँ गिरावट जो है वो आगे भी देखने को मिल सकती है। यहाँ दोनों में ही मतलब बाइंग अभी भी यहाँ अवॉइड ही करके चलना चाहिए। भाविक, मसालों में क्या लग रहा है? आज रेंज में कारोबार कर रहा है, हालांकि जो पिछले दिनों जो तेजी आई थी आज वो तेजी उस तरह से दिख नहीं रही है। आज एकदम सुस्त चाल है पूरी मसाले काउंटर में। कोई एक टॉपिक बताइए। 22,000 के ऊपर जीरा है, धनिया 12,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनमें से क्या चुने आज? आई थिंक मेरी टॉपिक जीरा ही होगी। अगर देखें तो 7 वीक के हाई पे चल रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि जो एक्सपोर्ट होगा चाइना में वो थोड़ा बढ़ सकता है। और हालांकि अगर लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली स्टॉक देखें तो कम है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस अपसाइड सस्टेन कर रही है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 2150 के करीब आता है, तो मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 22,300 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 21,600। तो मेरी टॉप पिक जीरा है स्पाइसेस काउंटर में। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन को लेकर एक खबर ये आ रही है कि पंजाब में पिंक वॉलवॉर्म की चिंता फिर से बढ़ गई है, और जो बुआई के जो नंबर आ रहे हैं वो भी गुजरात से वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। कॉटन में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं मनोज जी? कॉटन में इंटरनेशनल मार्केट में लगातार दबाव ही देखने को मिल रहा है विष्णु मोहन जी, और हमने देखा है कि कल यहाँ कीमतें जो है वो बड़ी गिरावट दिखाती हुई नजर आई थी और 90 सेंट के भी नीचे कीमतें फिसल गई थी आइस कॉटन फ्यूचर्स की बात करें तो। हालांकि भारतीय बाजारों में जो खबरें आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कीमतों में देखने को मिला है, लेकिन हमारा मानना है कि बड़ी तेजी शायद यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। 42,000 42,500 के दायरे में फिर एक बार यहाँ रेजिस्टेंस ही रहेंगे। तो अगर किसी का लॉन्ग का पोजीशन हो तो 42 से 42,500 की रेंज में मुनाफा वसूली की रणनीति करें। बाइंग अभी यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। कॉटन केक पर आपका व्यू क्या है मनोज जी? काफी गिर गया है, 2535 के आसपास है, 2% नीचे कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ अभी 2580 के जो सपोर्ट्स लेवल थे वो ब्रेक हुए और उसके नीचे अब ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ भी जो दबाव है वो बरकरार रह सकता है। 2520 2480 ये जो है स्तर है वो अगले सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। तो यहाँ भी थोड़ी गिरावट और जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। यानी कॉटन केक में यहाँ से और गिरावट आती है। कॉटन केक पर आपका व्यू भाविक, आपको कितनी गिरावट और दिख रही है कॉटन केक में? आई थिंक मुझे 2450 से 2420 तक दिख रही है। जैसे बताया कि 2550 का एक अच्छा सपोर्ट था, वो ब्रेक करके उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है प्राइसेस। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 2420 तक हम देख सकते हैं नीचे के प्राइसेस। चलिए अब करेंसी की चाल पर नजर डाल लेते हैं। मनोज जी, करेंसी को लेकर क्या आज फिर से वापस से 79 के ऊपर रुपया चला गया है डॉलर के मुकाबले? क्या लग रहा है आज फिर से नरमी बढ़ेगी क्या? कल यहाँ पे रूपी में एक मजबूती देखने को मिली थी जब आरबीआई की तरफ से जो ऑटोमेटिक रूट ईसीबी की जो सीमा है वो 1.5 बिलियन डॉलर की गई थी एक फाइनेंशियल ईयर। तो उसके चलते एक अच्छा सपोर्ट रूपी में देखने को मिला था, और कल स्टॉक मार्केट में भी बढ़त थी तो वहां भी सपोर्ट था। कच्चे तेल में जो कमजोरी आई है उसके चलते भी रूपी में सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि 78.85 यहाँ मजबूत सपोर्ट जो है वो यूएसडी आईएनआर पेयर में रहेंगे, और 79.55 ये रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो 78.85 से 79.55 ये एक दायरा अभी यहाँ पे यूएसडी आईएनआर पेयर में देखने को मिल रहा है। तो इस रेंज में यहाँ प्ले कर सकते हैं। 79.55 यहाँ मजबूत रेजिस्टेंस रहेंगे।
शुक्रिया मनोज जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए